हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा और व्याकरण का जो हमारा पाठ है, अध्याय है, उसका हम अध्ययन करेंगे। आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है भाषा का अर्थ, यानी कि जो भाषा है उसका क्या अर्थ होता है, यानी कि हम भाषा से क्या सीखते हैं, भाषा की क्या चीज होती है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार समझ पाते हैं। यानी कि जो भाषा है उसको यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाषा एक साधन है, यानी कि एक साधन है, एक माध्यम है। जैसे कि हम कहीं भी आते जाते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक साधन की जरूरत पड़ती है, एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जो भाषा है वह भी एक माध्यम है, एक साधन है। वह साधन किसका है? वह हमारे जो विचार हैं, हमारी बात है, जो हमारे भाव होते हैं, उनको एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। जैसे कि अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बोलकर कुछ बता रही हूँ, तो जो ये मेरे विचार हैं, मेरे भाव हैं, तो वो मैं कैसे व्यक्त करती हूँ, वो मैं बोलकर व्यक्त कर रही हूँ। और आप उसको किस प्रकार समझोगे कि आप जो मेरी द्वारा बोले गए जो मेरे विचार हैं, भाव हैं, उनको सुनकर समझ पाओगे। तो जो हम दोनों के बीच या हम सभी के बीच जो भी वो वार्ता हुई है, जो बातचीत हुई है, जो हमारे शब्द हैं, जो भाषा है, उसका फिर साधन क्या हुआ है, जो यानी कि जो भाषा है वह हमारे बीच का एक साधन बन गया है, हमारे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का। तो जो भाषा है वह एक साधन है हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का। ठीक है, तो जो भाषा है उसको हम लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं, बोलकर भी प्रकट कर सकते हैं, और हम संकेत के द्वारा यानी इशारे से भी हम उसको प्रकट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लिखे हुए को भी समझ जाते हैं, बोले हुए को भी समझ जाते हैं, लेकिन संकेत के द्वारा हम उस चीज को कंप्लीट या पूर्ण रूप से हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो जो भाषा है वह विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है, यानी कि जो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं उनको समझने और समझाने का एक साधन है, माध्यम है। इसके बाद चलते हैं हम भाषा के भेद। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के मुख्य 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से भेद होते हैं उनके बारे में जानेंगे। पहला भेद होता है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, और तीसरा है हमारा सांकेतिक भाषा। अब हम जान लेते हैं कि जो लिखित भाषा होती है वो क्या होती है, मौखिक भाषा होती है वो क्या होती है, और सांकेतिक क्या होती है। तो जो मौखिक भाषा होती है बेटा, उसमें हम अपने विचारों को मुंह से बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, और दूसरे हैं वो हमारे जो बोले हुए विचार हैं उनको सुनकर समझते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बोलकर अपने भाव प्रकट कर रही हूँ, तो आप मेरे भाव को किस प्रकार समझेंगे, सुनकर समझ पाओगे। तो यानी कि जो मुख से बोली हुई जो भाषा होती है, जिनको हम बोलकर व्यक्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है कि जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी बातचीत को जब हम लिखकर प्रकट करते हैं, या जिस प्रकार से किसी भी जो कहानीकार होता है, लेखक होता है, वो अपने भाव और विचारों को किस में प्रकट करता है? कहानियां लिखकर, लेख लिखकर। तो उसी प्रकार जो उनका लिखित रूप होता है, लिखा हुआ रूप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि हम कहानियां भी पढ़ते हैं, और जब हम अपने परीक्षाएं देते हैं, तो कोई भी परीक्षा होती है तो हम उसमें क्या करते हैं? लिखकर ही अपनी परीक्षा, अपना एग्जाम देते हैं। तो वो भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप होता है। और जो भाषण देने वाला काम होता है उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे अब हमारा ये जो 19 कोविड की बीमारी चली हुई है, इसमें जो प्रधानमंत्री कई बार भाषण देते हैं, क्या वो हमें रिटर्न में देते हैं? यानी कि वो हमें लिखित रूप में नहीं देते, वो हमें अपने भावों को बोलकर बताते हैं। तो वहाँ भाषा का वो कौन सा रूप यूज करते हैं? भाषा का मौखिक रूप यूज करते हैं। अगर हम अपने भाव को लिखकर यूज करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। उसके बाद है हमारा सांकेतिक भाषा। यानी सांकेतिक भाषा क्या होती है कि इस भाषा में हम अपने विचार हैं उनको संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब आप कहीं भी आते जाते हो तो शहर में ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल में वहाँ जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है तो वो गाड़ियों को रोकने का, चलने का इशारा करता है। तो वहाँ पर
सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। जब हम मैच वगैरह देखते हैं तो उनमें जो एम्पायर होते हैं तो वो भी कौन सी भाषा का यूज करते हैं? सांकेतिक भाषा का। यानी कि जब हम संकेत के द्वारा बातचीत करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी सांकेतिक भाषा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम एम्पायर की और जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनकी बातों को तो पूर्ण रूप से समझ जाते हैं, लेकिन जब हम आपस में कई बार इशारा करते हैं तो वो कई बार हम सही नहीं समझ पाते हैं। लेकिन भाषा का ये भी एक मुख्य भेद होता है, सांकेतिक भाषा। इसके बाद चलते हैं हम लिपि पे। लिपि क्या होती है? लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए बनाए गए संकेत चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यानी कि जब हम भाषा को लिखते हैं, यानी कि हमने मौखिक रूप में तो हम बोलते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ चिन्ह चाहिए। जब अगर हमारे पास कोई चिन्ह ही नहीं होगा, कुछ मात्राएं भी नहीं होंगी, कोई कुछ हमें समझ में ही नहीं आता, तो अपने हम भाव हैं उनको कैसे लिखेंगे? तो जहाँ पर भाषा को लिखने के लिए कुछ जो मुख्य संकेत होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, तो उनकी एक व्यवस्था होती है, तो उन्हीं व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। यानी कि जो भाषा है हमारी वो किस रूप में लिखी जाती है। तो जो लिपि है वो हर एक भाषा की अलग अलग होती है। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी होती है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा है, उसकी भी लिपि कौन सी होती है? देवनागरी होती है। अब हमारी पंजाबी भाषा है, उसकी लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी होती है। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है। तो बेटा ये तो थी हमारी भाषाएं, तो इनकी अलग अलग लिपियां होती हैं। तो इन लिपियों को भी जानते हैं, इनके चिन्ह होते हैं। जैसे हम हिंदी में और संस्कृत में हम लिपि को जानते हैं, तो वहाँ हमारे लिए चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, क, ख, ग, यानी कि जो ये हैं ये हमारे कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। उसी प्रकार जब हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं तो अंग्रेजी भाषा में हमें कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे हम A, B, C, D, E, F, G, यानी कि A से लेकर Z तक जो उनके चिन्ह होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, हम उनको अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो वो अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक बनता है हमारा बोली का। बोली और जो भाषा होती है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है बेटा। जो बोली होती है वो एक किसी सीमित क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, और जो भाषा होती है वो हमारी एक विस्तृत क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। सीमित क्षेत्र का मतलब होता है यानी एक छोटे से इलाके में बोली जाने, कुछ ही विशेष लोगों के द्वारा बोली जाती है। बोली को हर कहीं लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भाषा को हर कहीं के लोग भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा बोली का। इसके बाद आता है हमारा मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा किसे कहते हैं? बालक अपनी माता अथवा परिवार से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी कि जब हमारा जन्म होता है तो हम जन्म से ही किसके पास होते हैं? क्या हम स्कूल में पढ़ने लग जाते हैं? नहीं बेटा, हम जन्म से ही एकदम स्कूल में नहीं जाते हैं। सबसे पहले हम किसके टच में आते हैं? अपनी माँ के टच में आते हैं। फिर उसके बाद हम अपने परिवार के टच में आते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा बाहर समाज के टच में आते हैं। उसके बाद ही हमारी स्कूली शिक्षा प्रारंभ होती है। तो जब हम अपने परिवार के टच में आते हैं तो सबसे पहले हमें हमारी माँ बोलती हुई सुनाई देती है। वो कैसे बोलती है, हमारे परिवार के लोग हैं वो कैसे बोलते हैं, वो हमें बोलना सिखाते हैं। जैसे मम्मी, पापा, दादा, इनकी इन्हीं शब्दों से शुरुआत करते हैं हमारी बोलने की। तो जो हमने अपने परिवार के लोगों के बीच रह के जिस भाषा का प्रयोग सीखा है तो वो भाषा हमारी क्या कहलाएगी? मातृभाषा। यानी कि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है, अपनी माँ के संपर्क में आता है, तो सबसे पहले वह अपने परिवार की भाषा को सीख पाता है। तो ये होती है हमारी मातृभाषा। इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रभाषा। कि राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कि जैसे कि हमारी जो संविधान से स्वीकृत भाषाएं हैं वो कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। यानी कि उन भाषाओं को हम हमारे देश में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जिसको संविधान से अनुमति मिल जाती है, जिसको संविधान ने अपना लिया होता है, तो हम उन्हीं भाषाओं को राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन जो हमारी हिंदी भाषा है वो हमारे देश की प्रमुख हमारी जो है राष्ट्रभाषा है। तो इसके बाद चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण क्या होता है? सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि व्याकरण वह शास्त्र है, यानी व्याकरण को यहाँ पर क्या माना गया है? शास्त्र है, जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप से
लिखने, बोलने तथा पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। यानी कि जो व्याकरण है बेटा वो हमें क्या सिखाता है, हम जब जैसे कि अब हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे हमें पहले किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण के शुद्ध रूप का। जैसे हम कई बार शब्द बोल देते हैं, जैसे चाय वाय, जहाँ पर जो व्याकरण से हमने चाय शब्द का तो अर्थ ढूंढ लिया, लेकिन क्या वाय शब्द का कहीं कोई अर्थ होता है, नहीं हो सकता। तो जो व्याकरण है वो हमें लिखने का ढंग भी सिखाता है, बोलने का ढंग भी सिखाता है और शब्दों को अर्थपूर्ण बनाना भी सिखाता है। तो व्याकरण को यहाँ पर क्या माना गया है, शास्त्र। जैसे कि आपने सुना है, हमारे कई बार घरों में कोई भी काम करते हैं तो शास्त्रों का ही उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि शास्त्रों की बात को हम हमेशा सही मानते हैं। तो उसी प्रकार हिंदी हो चाहे अपनी अंग्रेजी भाषा, उसके अंदर भी अब व्याकरण का विशेष महत्व होता है। तो व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है, हमें लिखना सिखाता है, हमें बोलना सिखाता है। यानी कि व्याकरण है उसमें जो भाषा के लिखने बोलने हैं, बोलने का जो भी ढंग होता है उसके नियमों का ज्ञान कराता है। उसके अंदर भाषा को लिखने पढ़ने के नियम सम्मिलित होते हैं। तो व्याकरण को यहाँ पर क्या बताया गया है, व्याकरण को शास्त्र बताया गया है। तो बेटा ये तो था हमारा एक व्याकरण और भाषा का टॉपिक। आपको कहीं भी इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।